नमस्कार, मैं प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम ड्राइव के एक और नए एपिसोड में, जो है आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन जब बात होती है नई गाड़ियों, सवारियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की। तो क्या खास है आज के इस टाइम ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम ड्राइव शो में करेंगे एडवेंचर राइड लेह लद्दाख की वादियों के बीच BMW की नई R1300 GS की, और उसके बाद कोयंबटूर में रेस ट्रैक पर परखेंगे टाटा की ऑल्ट्रोस के रेसर अवतार को। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। और मौजूद है आज हम लेह लद्दाख की बेहद ही खूबसूरत वादियों में, और हमारी सवारी है आज BMW की ऑल न्यू 1300 GS। और BMW ने 1250 को रिप्लेस करने के बाद ये बाइक लेकर आई है। आप इस बाइक में BMW ने चेंजेस भी बहुत से किए हैं, टेक्नोलॉजी को लेके, फीचर्स को लेके, राइड हैंडलिंग को लेके भी बहुत से इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं। तो क्या BMW अपनी इस 1300R GS में ऑफर कर रहा है, बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन क्या BMW ऑफर कर रही है इस बाइक में, तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह का डिजाइन, प्रॉपर एडवेंचर डिजाइन या स्टाइल इसके फ्रंट लुक से ही निकलता हुआ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो इसका मेन जो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ फोक्स को लेकर, फ्रंट फोक्स हैं, जो रिस्ट सस्पेंशन है वहाँ पर लेकर हुए हैं। यहाँ पर BMW ने एक नया एलिमेंट या कहें कि एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, टेली लीवर जिसे BMW कह रही है। एंड यहाँ पर ये जो है राइड और हैंडलिंग जो है थोड़ी और बेहतर करता है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा इस 1300 GS में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे जो इसमें टायर दिया गया है वो है 19 इंच, 120 सेक्शन का फ्रंट में टायर दिया गया है। डुअल डिस्क ब्रेक है BMW की, आपको कैलिपर्स देखने को मिल जाएंगे। इंजन का पावर भी बड़ा है, 1250 से लेकर 1300 सीसी का इंजन अब हो गया है तकरीबन। इसमें आप लगा लें 8 bhp के आसपास पावर बढ़ा है। टॉर्क भी इसका एक्स्ट्रा हुआ है। एंड पावर की बात करें 143 bhp एंड टॉर्क जो है अराउंड 149 न्यूटन का ये इंजन जनरेट करता है। यहाँ पे 800 GS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे साइड में पैनल्स देखने को मिलेंगे। कलर कॉम्बिनेशन है इसमें, एक GS ट्रॉफी वाला भी वेरिएंट है जहाँ पे आपको ब्लू टोन वगैरह मिलेगा। और एक टॉप वेरिएंट भी है 719 करके, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा फीचर्स, टेक्नोलॉजी, आपको ADAS वाले फीचर्स जो गाड़ियों में देखते हैं वो टॉप वाले 719 वेरिएंट पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है साइड प्रोफाइलिंग में भी यहाँ पे आपको सीट एडजस्टमेंट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सीट हाइट की बात करें तो स्टैंडर्ड सीट हाइट है वो है अराउंड 850 मिलीमीटर, लेकिन वो जब सीट हाइट कम करनी है, उस बाइक स्टेशनरी है तो वहाँ पे तकरीबन 820 के आसपास। बाइक स्टेशनरी जब है तो वहाँ पे सीट हाइट कम हो जाएगी। एंड इसमें जो है एक अडेप्टिव सीट हाइट वाला पैकेज भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकली सीट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। सस्पेंशन सेटअप के साथ वो एक फीचर इसमें BMW ऑफर कर रही है, दैट यू कैन ऑप्ट फॉर इफ यू वांट इट। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पे क्रोम फिनिश में एग्जॉस्ट स्टिल देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ब्लैक कॉम्बिनेशन और क्रोम का कॉम्बिनेशन इसके एग्जॉस्ट पाइप में दिया गया है। एंड टायर का साइज है, पीछे का जो रियर टायर है वो है 17 इंच 170 सेक्शन का। एंड सिंगल डिस्क ब्रेक आपको रियर में देखने को मिलेगी। स्पोक व्हील्स का ऑप्शन ऑफकोर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडवेंचर बाइक है तो ये होना जरूरी है। एंड इसका जो ट्रॉफी वर्जन है, GS ट्रॉफी वर्जन है, वहाँ पर आपको गोल्डन व्हील्स का आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा उस वाले वेरिएंट के अंदर। एंड टेल लाइट की बात करें तो आपको अलग से टेल लाइट दिखनी रही होगी, क्योंकि टेल लाइट जो है इसकी इंडिकेटर में ही यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई है। मैं इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे कुछ इस तरह से रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में भी हमने देखा था, तो वैसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी टेल लाइट कम इंडिकेटर्स एक ही में इंटीग्रेट कर दिया गया है। एंड सीट की ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पे चौड़ाई की और लंबाई की, तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर भी टैंक जो है फ्लैट है, यहाँ पर पैडिंग भी देखने को मिल रही है। एंड इधर की तरफ एक नया जो एडिशन जो चेंज हुआ है वो है यहाँ पे अलग से स्लॉट दिया गया है। ये कुछ इसकी इस तरह से चाबी दिखती है। एंड चाबी अगर इसमें रखी है तो बाइक ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगी। एंड आपको बस चाबी जेब में रखनी है, यहाँ रखनी है, देन यहाँ पे आप बाइक उसको अलग से आपको बाइक ऑन करने की या की ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो भी एक
ऑप्शन यहाँ पर एक नया एडिशन यहाँ पर दिया गया है। लेफ्ट साइड में है तो कंट्रोल्स हैं स्क्रीन वगैरह के, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन भी दिए गए हैं एंड यहाँ पर आप मेन्यू वगैरह के जो ऑप्शन है वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो सेटिंग्स यहाँ पे हैं सेम जो BMW की और बाइक्स में हमने देखा है। यहाँ पे रोटरी डायल दिया गया है, तो ये कुछ यहाँ पे स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए। एंड स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर वही BMW की स्क्रीन भी वैसे ही है। एंड इसमें जो है यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रिप हीटिंग यानी कि आपको हैंडल बार की जो ग्रिप है उसकी हीटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं जो ऐसे माहौल में बहुत ही काम की साबित होती है। दैन विंड स्क्रीन जो है उसको भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, दैन इसको मैं यहाँ पर अपनी हाइट के हिसाब से जिस तरह का मुझे सेटिंग चाहिए तो मैं इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये भी एक फीचर यहाँ पे दिया गया है। ऑल्सो एक और मेजर एलिमेंट जिसकी मैं बात करना भूल गया वो है इसका रियर सस्पेंशन। वहाँ पर भी अमूमन जो बाइक्स में क्या होता है कि आपको जो उसकी डैम्पनिंग है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस 1300 GS में BMW ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है जहाँ पर आपको डैम्पनिंग के साथ साथ जो स्प्रिंग है उसकी भी सेटिंग डैम्पनिंग के अकॉर्डिंग सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक नया इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग की बात करें तो एक एडिशन यहाँ पर इसके हार्डवेयर में किया गया है इस BMW की 1300 GS में। दैन ओवरऑल जो सेटिंग्स हैं मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मोड इसमें मिल जाएंगे एंड्यूरो, एंड्यूरो प्रो, रोड, डायनामिक, ये मोड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इसकी स्क्रीन में जो आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो मोटा मोटा मामला कुछ ये है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है, ओवरऑल जो चेंजेस इसके हार्डवेयर में करे गए हैं, जो फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब ये बाइक जो है चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा है तो हैंडलिंग किस तरह देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे। I'm in love with money. कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस BMW की R1300 GS की राइड, परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को लेकर। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस पर। अब BMW की 1300 GS जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती है, जो इसकी राइड में वो थ्रिलिंग और फन फैक्टर भी ऐड जरूर करता है। और जिस तरह का पावर और टॉर्क इसमें दिया गया है और जिस तरह के टेरेन्स के हिसाब से ये बाइक डिजाइन करी गई है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जो इनिशियल टॉर्क डिलीवरी है वो भी अच्छा खासा है, स्पेशली हाईवेज पर वो क्विक ओवरटेक्स के लिए परफॉर्मेंस में कहीं भी कमी दिखाई इसमें नहीं देती है। और 1250 GS से कंपेयर करें तो इसका पावर और टॉर्क भी बड़ा है, लेकिन पावर और टॉर्क बढ़ने के बावजूद इसका वेट जो है वो कम हुआ है, तकरीबन 6.5 kg ये लाइटर है कंपेयर टू 1250 GS। और उस हिसाब से बाइक की जो हैंडलिंग है और इसकी जो मैन्यूवरिंग है वो भी थोड़ी आसान हो जाती है। अब वेट रिड्यूस होने के बावजूद भी 237 kg का इसका वेट है, लेकिन इसका वेट जो है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड बाइक में देखने को मिलता है एंड वो भी इसकी राइड में एक अच्छा फैक्टर जरूर देखने को मिला है। अब हालांकि इस वेट के साथ बाइक अगर स्टैंड स्टिल है यानी कि पार्किंग वाली सिचुएशन में आपको बाइक को आगे पीछे करना है तो वहां पर थोड़ी सी मशक्कत वाला काम है। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" या 5'8" के आसपास भी है एंड इस हाइट कम होने की वजह से सीट की जो स्टैंडर्ड हाइट है 850 मिलीमीटर की, तो वहां पर भी वो टिप टो वाली सिचुएशन बरकरार थ्रू आउट रहती है। और इस सिचुएशन में अगर आपकी हाइट इसके आसपास है तो वहां पर अगर आपको बाइक को कभी कभार आगे पीछे मूव करना है, पार्किंग वाली सिचुएशन से बाहर निकालना है, तो वहां पर आपको कुछ जगह मदद की जरूरत भी इसको मूव करने के लिए पड़ सकती है। अब एक मेजर चेंज जो हुआ है इसकी सस्पेंशन सेटअप को लेकर हुआ है, चाहे फ्रंट फोक्स की बात हो, आगे जो टेल लीवर टेक्नोलॉजी BMW ने इस नई 1300 GS में दी है एंड पीछे का जो मोनोशॉक है वहां पे भी मेजर चेंजेस करे गए हैं। डैम्पनिंग के साथ साथ आप स्प्रिंग रेट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ सस्पेंशन सेटअप को लेकर जो मेजर चेंजेस हैं ये इसकी राइड को अच्छा जरूर बनाते हैं। अब मेजर हार्डवेयर चेंजेस के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा इस बाइक में देखने को मिलती है। अब इस बाइक के एक वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन मिलता है। इसका जो टॉप वेरिएंट है 719, वहां पर आपको इसमें कुछ ADAS वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स को लेकर भी कहीं कमी इस बाइक में देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह का पैकेज आपको चाहिए आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और ये सब नए हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर इस बाइक में दिया गया है वो इस बाइक को केपेबल बनाता है एक एडवेंचर बाइक के तौर पर, और टेक लोडेड भी इस बाइक को जरूर बनाता है। अब ओवरऑल एज ए पैकेज की बात करें, आपको इस नई BMW R1300 GS को कंसीडर करना चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से कुछ फैक्टर मुझे लगता है बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है
अगर आप हार्डकोर एंथुजियास्ट हैं एडवेंचर राइडिंग को लेकर, तो मेरे हिसाब से वहां पर इस बाइक में कुछ पैकेजिंग जो की गई है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। दूसरा जो है, बाइक जो है मैनेजेबल है एवरेज हाइट राइडर्स के हिसाब से, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट या उससे ऊपर है तो मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा कम मशक्कत आपको इस बाइक को मैनेज करने में करनी पड़ेगी, स्पेशली जब ये बाइक स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन में है। और अंत में जो टेक्नोलॉजी और जिस तरह की इंजीनियरिंग इस बाइक में इस्तेमाल करी गई है, एक हेफ्टी प्राइस टैग होना भी इस बाइक का लाजमी है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर आपका बजट उस तरह का है और अगर आप एक हार्डकोर एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं, अगर आप रेगुलरली इस तरह के ट्रिप्स पर आना जाना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है उन मायनों के हिसाब से अगर आप कोई बाइक तलाश रहे हैं इस कैपेसिटी की, इस साइज की और इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ, तो उन मायनों के हिसाब से मुझे लगता है BMW की नई R1300 GS एक अच्छा पैकेज आपके लिए बन सकती है। टाइम ड्राइव शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार चलाएंगे टाटा ऑल्ट्रोज की नई रेसर को कोस्ट रेस ट्रैक पर और जानेंगे किस तरह का परफॉर्मेंस ये ऑल्ट्रोज रेसर डिलीवर करती है। तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। वेल इस वक्त टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और टाटा मोटर्स की पंच बहुत ही बेहतरीन नंबर्स में बिक रही है, लेकिन टाटा मोटर्स अभी भी यकीन रखते हैं अपनी हैचबैक्स में, यानी कि टियागो में और साथ ही एल्ट्रॉज में। और इस वक्त जैसा आप देख सकते हैं हम एक रेस ट्रैक के ऊपर आए हुए हैं। पीछे नरेन कार्तिकेयन गाड़ी में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को ट्रैक के ऊपर चक्कर कटा रहे हैं, क्योंकि जो एक गाड़ी है ये है टाटा एल्ट्रॉज की रेसर एडिशन। और रेसर नया क्या है, 1.2 टर्बोचार्ज पेट्रोल है जो 120 bhp बनाता है और 0 to 100 इसका करीब 11 सेकंड के अंदर पूरा हो जाता है, जो कि काफ़ी तेज़ है एक हैचबैक कार के लिए, इस सेगमेंट के लिए। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, सनरूफ, वॉइस लेवल कमांड और भी बहुत सारी चीज़ें, कूल फ्रंट सीट्स वगैरह भी इस गाड़ी में आपको मिलती है। वेल तो मैं बात चुका हूँ एल्ट्रॉज रेसर कैबिन के अंदर, और बाहर का जो गाड़ी का रंग है ऑरेंज, वही कलर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है काफ़ी सारी चीज़ों में। यहाँ पे एसी वेंट्स के आसपास ऑरेंज है, सीट्स के ऊपर ऑरेंज है, गेयर लीवर के आसपास ऑरेंज है और साथ ही साथ आपको ऑरेंज मिलता है यहाँ पे सीट के ऊपर की तरफ भी। तो ये एक रेसर मॉडल की पहचान है, चाहे वाइट ले, चाहे आप ग्रे ले, चाहे आप ये ऑरेंज कलर ले, कोई सा भी बॉडी कलर हो, इंटीरियर्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं। अभी क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है तो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे डायल्स है कम्प्लीटली डिजिटल है, कम्प्लीटली डिजिटल गेजेस है। तो ये भी थोड़ा सा एक यूनिक डिज़ाइन है, फर्क डिज़ाइन है कंपेयर टू द रेगुलर वर्जन ऑफ द एल्ट्रॉज। और यहाँ पे आपको एक बड़ा टच स्क्रीन मिलता है जो कि रेगुलर एल्ट्रॉज में मिलता है और चलाने में ये बहुत ही बेहतरीन है। अब जो एल्ट्रॉज का प्लेटफॉर्म है, जो एल्ट्रॉज का बेस है, जो एल्ट्रॉज का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो पहले से ही काफ़ी सॉलिड और काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक क्वालिटी पहले से ही एल्ट्रॉज की काफ़ी अच्छी रही है और इस वर्जन की भी अच्छी है। ये एक बड़ा ही लेड तरीके का इन्होंने डैशबोर्ड बनाया है, ऊपर ग्रे है, बीच में यहाँ पे पियानो ब्लैक है, यहाँ पे ऑरेंज है और नीचे की तरफ भी ग्रे का अलग शेड है। अगर हम बात करते हैं फिट एंड फिनिश की, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो आई थिंक इट इज़ स्लाइटली हाफ स्टेप बिहाइंड i20। जो i20 है वो अभी भी बेंचमार्क है सेगमेंट की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ओवरऑल आप कह सकें कि बुराई है गाड़ी के अंदर। हाँ, कुछ नीचे के जो प्लास्टिक से उनकी क्वालिटी आप कह सकते हैं थोड़ी ख़राब है, थोड़ी सी अच्छी कर जा सकती थी, लेकिन एज सच कोई मेजर इशू गाड़ी के अंदर नहीं है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है, यहाँ पे टाइप C एंड ओल्ड स्कूल टाइप चार्जर मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह मिल जाता है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स मिल जाता है जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान वगैरह रख सकते हैं, जैसे कि अपने चश्मे वगैरह यहाँ पे छुपा के आप रख सकते हैं बच्चों से। गाड़ी के अंदर सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल है, लोअर बैक के लिए सपोर्ट अच्छा है और बोल्स्टर्स भी ठीक ठाक दे रखे हैं। और हाँ, जो दरवाजे हैं वो काफ़ी बड़े हैं, वहाँ पे आप अपनी बड़ी पानी की बॉटल वगैरह रख सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है गाड़ी की, क्योंकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है, तो आवाज़ भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली आपको मिलती है। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि एयर प्यूरीफायर विद AQI मीटर, साथ ही साथ इसके अंदर आपको
बहुत सारे कनेक्टेड ऐप्स मिल जाते हैं। और हाँ, सबसे फेवरेट फीचर आजकल जो लोगों का है वो है ये सनरूफ। अब इसको आप वॉइस कमांड से भी खोल सकते हैं, दिखाता हूँ आपको ऐसे। Say a command. I want to see the sky. Okay, opening sunroof. तो ये भी एक अच्छा फैंसी टच है टाटा एल्ट्रॉस रेसर के अंदर। मैं देखूँगा फ्रंट को, कैबिन के अच्छा स्कोर 9 का 10 में से क्वालिटी है, फीचर्स है और एक फील गुड फैक्टर भी इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो मैं चुका हूँ बैक सीट में टाटा एल्ट्रॉस की, और इसको जब आप ऐसे खोलते हैं दरवाजे को तो आप देखेंगे कि ये भी 90 डिग्रीज पर खुलता है, तो चढ़ने में और उतरने में आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। अगर हम बात करते हैं नी रूम की, तो भी अच्छा खासा है, हेडरूम भी अच्छा खासा है। टोटली ब्लैक इंटीरियर है ये। जो रेगुलर एल्ट्रॉस आती है वो थोड़ा सा ग्रे शेड में आती है, तो ये टोटली ब्लैक है, जिससे कि एक स्पोर्टी इंटेंशन गाड़ी का आपको दिखता है, स्पोर्टीनेस गाड़ी की दिखती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे भी ऑरेंज और वाइट स्ट्राइप्स वगैरह मिल जाती है, जिससे कि एक यूनिकनेस आती है। यहाँ पे एक बड़ा आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, लेकिन इसके अंदर बेवरेज होल्डर नहीं है। और पीछे आपको USB ओल्ड स्कूल चार्जिंग पॉइंट मिलता है, एसी वेंट्स मिलते हैं। और जो दरवाजे हैं, दरवाजे नहीं, जो बैक पॉकेट है सीट्स की, वहाँ पर भी आपको स्पेस, इतना छोटा सा एक सामान रख सकते हैं, अपना वॉलेट वगैरह पर्स वगैरह रख सकते हैं। तो उस लिहाज से प्रैक्टिकलिटी में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आपको शीशे बड़े मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे कहीं भी क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह महसूस नहीं होगा। सीट्स भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है, जैसे मैंने पहले कहा, नी रूम भी काफ़ी बेहतरीन है। और जो फ्लो बोर्ड है ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो जो भी अब बीच में बैठेगा उसके पास भी स्पेस अच्छा खासा रहने वाला है। लेकिन ये जो गाड़ी है पीछे बैठने के लिए नहीं, ये गाड़ी है आगे बैठने के लिए। तो अब गाड़ी चलाते हैं और चला के बताते हैं कि इस नए 1.2 टर्बोचार्ज 120 bhp इंजन के साथ इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ इस वक्त टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस रेसर। अब इस गाड़ी में आपको मिलता है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन जो टर्बोचार्ज्ड है, और ये बनाता है 120 bhp और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क के, और 6 स्पीड का आपको मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। अब इस गाड़ी के अंदर स्टिफनेस सस्पेंशन की थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। जी, जो सस्पेंशन है थोड़ी ज़्यादा स्टिफ कर दी गई पहले से। और साथ ही साथ जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगेगा रेगुलर एल्ट्रॉस से। तो ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी फ़र्क है इस गाड़ी में। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स क्लेम करते हैं 0 to 100 11.3 सेकेंड्स में, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर है कंसिडरिंग द ओवरऑल साइज, द शेप एंड द वेट ऑफ द कार। तो ये एक रिस्पेक्टेबल फिगर है और एक अच्छी फिगर है अगर आप एक कीन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहते हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ये गाड़ी रिफाइनमेंट लेवल्स पे भी उतनी खरी उतरती है जितनी इसकी मेन राइवल है जो है i20 N-Line। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, और वहाँ पर थोड़ा बहुत अभी भी इम्प्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स करी जा सकती है। क्योंकि अपने आप में तो ये काफ़ी सॉर्टेड पैकेज है, लेकिन जब इसका आप मुकाबला करेंगे अपने मेन राइवल से, क्यों मुकाबला करना ही पड़ेगा जब आप गाड़ी बेचते हैं मार्केट में, तो हमेशा एक ना एक राइवल रहता है जो बेंचमार्क रहता है। i20 की N-Line से अभी भी रिफाइनमेंट के मामले में गाड़ी आधा पौना कदम पीछे है। ख़ास तौर पे जब इसको आप रेव करते हैं, जब इसको आप 4000 RPM के आसपास ले आएंगे, 3-4 RPM के बीच में, उसके ऊपर वहाँ पर आपको लगेगा कि हार्शनेस अभी भी इंजन में है। और साथ ही साथ थोड़ा सा जो आप आइडल पे गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस वगैरह हल्के फुल्के लगते हैं, खास तौर पे इंजन वगैरह के जो वाइब्रेशंस है वो यहाँ पे गियर लीफर और साथ ही साथ क्लच के थ्रू हल्के फुल्के आते हैं। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आइसोलेशन बढ़िया तरीके से करके है वाइब्रेशंस की, थोड़े बहुत वो आइसोलेशंस और वो सारे वाइब्रेशंस आपको महसूस ज़रूर होते हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो मिड रेंज इस गाड़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, टॉप एंड पे जाके थोड़ा शोर शराबा करती है, बट इनिशियल और मिड रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा। जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है, थोड़ी सा स्टिफ है। तो कुछ जो रबल स्ट्रिप्स हैं, कुछ जो ब्रोकन पैच ऑफ रोड है, अगर आप आमतौर पे गंदे इलाके में रहते हैं जहाँ पे म्यूनसिपालिटी वाले काम ठीक से नहीं करते और कच्चे रास्तों को ठीक से भरते नहीं है, तो वो आपको झटके अंदर महसूस ज़रूर होंगे। लेकिन हाईवे पर जब आप गाड़ी को लेकर निकलेंगे, 100 एक्स की जब पकड़ेंगे, तो गाड़ी की स्टेबिलिटी, गाड़ी की ओवरऑल कॉर्नरिंग और गाड़ी जो आपको कॉन्फिडेंस देती है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो उससे आपका दिल एकदम खुश आएगा। तो वहाँ पे इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग दैट द टाटा एल्ट्रॉस हैज़ टू ऑफर। उसके अलावा गियर बॉक्स अगेन इट्स नॉट इन द सेम लीग एज द Hyundais एंड
तो मारुति सुजुकी वर्ल्ड, अगर आप बात करते हैं मारुति फ्रॉग्स की टर्बो की, तो उसका गियर बॉक्स मुझे लगता है मैनुअल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लच एक्शन भी उसका ज़्यादा हल्का है। और अगर आप बात करते हैं i20 एनलाइन की, तो उसका भी जो मैनुअल गियर बॉक्स है, जो क्लच एक्शन है, वो ज़्यादा अच्छा है और हल्का है। तो उस चीज़ में वो दोनों गाड़ी अभी भी एक एडवांटेज रखती है टाटा के एल्ट्रॉस पे। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल चैसी की, तो चैसी काफ़ी अच्छा है, बड़ा ही सॉर्टेड आउट चैसी है और न्यूट्रल हैंडलिंग गाड़ी की। जब हमने इसको पुश किया कॉर्नर्स पे रेस ट्रैक के, तो मेरे को हैंडलिंग से कोई भी दिक्कत नहीं आई और हाईवे पर भी हमें अच्छा लगा इस गाड़ी को चलाते वक्त। हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी भी जिसे हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन और एक फिनेस वाला फैक्टर इस गाड़ी में मिसिंग है। थोड़ा सा आपको लगेगा कि और फिनेस होती ड्राइव ट्रेन में, तो मुझे मज़ा आता, सोने पे सुहागे वाली बात हो सकती थी। अगर हम बात करते हैं टोटल ड्राइविंग की, तो मैं दूंगा इस गाड़ी को एक अच्छा स्कोर 89 का 100 में से। रिफाइनमेंट, नॉइज़, वाइब्रेशन वगैरह थोड़ी इम्प्रूव अगर कर दें तो 95 का स्कोर भी दिया जा सकता है। यानी गाड़ी को रोकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं और इस वीडियो को फिर हम समाप्त करते हैं। वही अगर आप चाहते हैं एक टाटा एल्ट्रॉस लेना है या फिर आप चाहते हैं एक टाटा मोटर्स की गाड़ी लेना जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, तो एल्ट्रॉस रेसर एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जो इसका प्राइस है वो काफ़ी स्टीप है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी प्राइस में आपको नेक्सॉन या फिर पंच के ऊपर वाले वर्जन मिल जाएंगे और इसी प्राइस में लगभग आपको Hyundai की i20 मिल जाती है एनलाइन, जो कि मेरे हिसाब से अभी भी इस गाड़ी से आधा पौना कदम आगे है। तो अगर आप टाटा मोटर्स के फ़ैन हैं, आपको चाहिए बेहतरीन सेफ्टी, बेहतरीन राइड कंफर्ट, बेहतरीन इंटीरियर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फीचर्स, तो डेफिनेटली गाड़ी का अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन ज़्यादा, तो i20 एनलाइन इज़ डेफिनेटली वर्दी अपग्रेड। या फिर आप चाहते हैं एक SUV, तो पंच या फिर नेक्सॉन का भी ऊपर वाला वर्जन देख सकते हैं। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को मिलना चाहिए एक अच्छा स्कोर 90 का 100 में से। तो आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में बस इतना ही। लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं, तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट while driving, always wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.